14 जनवरी मकर संक्रांति को नागदा नगर के वरिष्ठ साहित्यकार, राजनेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री बालेश्वर दयाल जी जायसवाल का 84वां जन्मदिन है। आदरणीय बड़े भैया के साहित्य एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम को आप सबने जाना है, पढ़ा है, समझा है। आपकी कविताएं गर्वित, सम्मोहित और भावुक होती है। रचनाओं में सांस्कृतिक पुनर्जागरण द्रष्टव्य है। आपका आध्यात्मिक प्रेम, ज्ञान और संस्कृति के प्रति लगाव किसी से छुपा नहीं है। आपके वक्तव्यों और रचनाओं में भारत के समृद्ध अतीत के दर्शन सहज हो जाते हैं। आपकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास आज भी आपकी पैतृक कांग्रेस पार्टी की ओर वैसी है जैसी 50 वर्ष पूर्व थी। आपको डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन एवं कविवर नटवरलाल जी स्नेही का शुभाशीष मिला। आपका मानना है कि सृष्टि में जो कुछ है वह चलायमान है, चैतन्य है और सतत प्रवाहमान है। आप यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। उपलब्धियां हमें आनंद देती है और असफलताएं हमें वेदना। अतः सामंजस्य रखकर ही जीवन में कुछ पाया जा सकता है। तो आज प्रस्तुत है बालाजी नेटवर्क की एक अनुपम प्रस्तुति। सबसे पहले बड़े भैया आपको बालाजी नेटवर्क की ओर से, आज तक की ओर से, आज नागदाज की ओर से बहुत बहुत असीम, अनंत, अशेष शुभकामनाएं। शिरोधार्य। तो दर्शकों, आइए आज हम आपको नागदा नगर के हमारे जाने माने साहित्यकार, राजनेता आदरणीय बालेश्वर दयाल जी जायसवाल, जिनको हम बड़े भैया के नाम से जानते हैं, उनके ही मुख से उनके जीवन की कुछ पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। उनके क्या भाव है, क्या विचार है, आज उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे, आपने भी 83 बसंत पूरे कर लिए हैं, अब आपको कैसा लग रहा है और क्या आपकी भावी योजना है? देखिए, जीवन के 50 वर्ष मैंने राजनीति और सामाजिक उत्थान के लिए व्यस्त कर दिया। सदैव से मेरी भावना रही थी कि नागदा नगर मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। इसका उत्थान हो, इसका विकास हो, प्रगति के पथ पर ही आगे बढ़े। और उसके लिए मैंने समर्पित होकर 50 वर्ष तक जीवन के सुनहरे वर्ष इस विधा में खर्च कर दिए। 83 वर्ष की मेरी उम्र हो गई है। 14 जनवरी मकर संक्रांति को 84 वर्ष में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मानव जीवन ईश्वर की दी हुई अमूल्य निधि है और पिछले जन्मों में जब आदमी अच्छे कर्म करता है तब मानव जीवन उसको प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति से मैं तो यही चाहूँगा कि वो अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे कर्म करे कि जिससे उसका जीवन सार्थक हो जाए। जो भी मेरा कार्यकाल रहा है वो नागदा की जनता के सामने रहा है और अभी भी मैं इस नगर के विकास और उत्थान के लिए, इसकी शीघ्र समृद्धि के लिए, इस नगर में भाईचारा बना रहे उसके लिए, इस नगर का विकास हो उसके लिए और तमाम उन आकांक्षाओं को लेकर जीवन के बाकी के वर्ष पूर्ण करूँगा जिससे आने वाले वर्षों में हमारा नगर महानगर का रूप धारण करके और नागदा को खुशहाली के माध्यम से मध्य प्रदेश के मानचित्र पर अपना प्रमुख स्थान बना सके। भैया एक प्रश्न और है मेरा, आप नागदा के भी वरिष्ठतम साहित्यकार हैं और आपने सारी साहित्य विधाओं को पढ़ा है, समझा है। आपको क्या लगता है नागदा में कैसी साहित्यिक प्रतिभा है कि आगे चलकर कुछ कर सकेगी? देखिए, साहित्य से मेरा लगाव बचपन से रहा है और इस नगर के साहित्यिक परिदृश्य के अंदर मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि एक समय नागदा का वो था कि हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय नटवरलाल जी स्नेही हुआ करते थे। पंडित हरिप्रसाद जी शर्मा थे जो अपनी काव्य रचनाओं से इस नगर का उत्थान और विकास करा करते थे। नगर की जनता को प्रबुद्ध रूप से उन काव्य रचनाओं से अवगत कराया करते थे। मन में लालसा तो थी कि साहित्य जगत के अंदर नागदा भी अपना कई प्रमुख स्थान बनाए और इन दोनों महारथियों ने
उसको सार्थक भी किया। आज के परिदृश्य में 50 वर्ष बाद जब मैं देखता हूँ और बालाजी नेटवर्क पे अनेक साहित्यिक गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, इस तरह के आयोजन देखता हूँ, तो मन के अंदर इतनी प्रसन्नता और ऐसी अनुभूति होती है जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज हमारे नगर में युवा पीढ़ी के अनेक साहित्यकार हो गए हैं जो अपनी रचनाओं से, अपनी कल्पनाओं से इस साहित्य जगत को अनुपम देन दे रहे हैं और साहित्य जगत के अंदर वो उन विधाओं को स्थापित कर रहे हैं जिसकी हम कहीं न कहीं अंतरात्मा की गहराई में आवश्यकता महसूस करते हैं। मैं उन सारे कवि जगत के जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनको अपने अंतर्मन की गहराई से बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि साहित्य के प्रति उनका स्नेह और प्रेम इसी तरह बना रहे और नागदा नगर का नाम गौरवान्वित करते रहे। आपकी 2 कालजयी रचनाएं मैंने पढ़ी। पहली थी उसमें अंतर मन के रंग अनेक, जो 2015 में तत्कालीन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल त्रिपाठी ने इलाहाबाद में उसका विमोचन किया था। दूसरी आपकी रचना थी उजली धूप पर तैरता यथार्थ, जिसका विमोचन लोकार्पण हमारे आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, जो भी कर्नाटक के राज्यपाल हैं, उस समय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रहे, उन्होंने उसका विमोचन किया था। बहुत अच्छी लगी रचना है। क्या कोई नई ऐसी कृति आपकी आने वाली है? अगर है तो कब? 2 पुस्तकें मेरी आई है। मैं कोई साहित्य जगत का बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, कोई कवि नहीं हूँ, कोई साहित्यकार नहीं हूँ। सोशल लाइफ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन साहित्य के प्रति मेरा जो समर्पण है उसके कारण आज भी मैं लिख रहा हूँ और मुझे अपने खुद को विश्वास है और आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मेरी तीसरी पुस्तक साहित्यिक रूप से आप लोगों को समर्पित करूँगा। आपका राजनीतिक सफर लगभग आपने बताया कि 50 वर्षों का है। अब आप नागदा में इस राजनीति के क्षेत्र में आगे क्या संभावना देखते हैं? वर्तमान समय में समाचार पत्रों के माध्यम से हम जितना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरी आत्मा बहुत व्यथित होती है, क्योंकि जनता का धन का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस संबंध में मैं कोई आलोचना प्रत्यालोचना करना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत विनम्र शब्दों में करबद्ध प्रार्थना जरूर करूँगा आज जो भी लोग हैं कि कम से कम नागदा का जो 20 वर्ष का नगर पालिका का इतिहास रहा है उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दें और नागदा की जनता को एक विश्वास और आत्मविश्वास दें कि हम जन जन के माध्यम से जो कुछ भी आकांक्षा है उनको पूर्ति करने में उस धर्म का हम पालन करेंगे। आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई बड़ा पद पे नागदा का कोई व्यक्ति और जाएगा, देश का नाम रोशन करेगा, ऐसी कोई संभावना लगती है आपको? नहीं, देखिए, नागदा से तो मैंने हमेशा इस बात को कहा है, भाई थावरचंद जी गहलोत का जीवन मैंने देखा है। रूपेटा में परिवार रहा, उनके पिताश्री ये वो सब। ग्रासिम उद्योग के अंदर उन्होंने श्रमिक के रूप में काम करा। रिटायर होने के बाद साइकिल की दुकान पे मेहनत करी, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जो आगे बढ़ने के प्रयास किए और जब उनको पहली बार गवर्नर बनाया गया तो सबसे पहला व्यक्ति में ये था कि मैंने उनको बधाई भी दी और मैंने खुले दिल से इस बात को कहा था कि नागदा नगर का नाम गौरवान्वित करने में आपने जो अपनी अहम भूमिका निभाई है उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। राजनीति विचारधारा अपनी जगह होती है, किसी भी विचारधारा के कोई लोग रहें, लेकिन जब हमारी मातृभूमि की बात आती है, कर्म भूमि की बात आती है, हमारे राजनीतिक धरातल की, सामाजिक धरातल की बात आती है,
तो मेरे मन में एक ही आकांक्षा रहती है कि जितने भी लोग आज राजनीति के अंदर कार्य कर रहे हैं, कम से कम वो अपने नीति और सिद्धांतों को लेकर जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करें। देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी का 75 साल देश को हो गए। इन 75 वर्षों में नागदा ने क्या खोया और क्या पाया, आपकी पीढ़ी नजर क्या देखती है? देखिए, मैंने अपने बाल्यकाल में नागदा का वो स्वरूप देखा है जब नागदा 500-700-800 की बस्ती हुआ करती थी। 2-4 प्रमुख घर, एक मेरे ताऊ जी का, मेरे दादा बा का था, राम साहज कप्पू बा का था, अपने प्यारे लाल जी रघुवंशी का था, रघुवंशी जी का, नाहर खां बा का, ऐसे 5-4 परिवार यहाँ पर थे। छोटी सी बस्ती थी, बहुत अल्पायु थी मेरी। प्राथमिक शाला में थाने के पास अमर सिंह जी का मकान है, उसमें हमारी स्कूल लगा करता था। बक्सूलाल जी हेडमास्टर हमारे हुआ करते थे, जिनको हम आदर के साथ मतलब चरण वंदना करते थे, क्योंकि उस समय छात्रों के मन में एक भावना रहती थी कि गुरुजन के प्रति अपार आदर रहता था। आज तो वो देखने में बहुत कमी हो गई, उसका अभाव भी महसूस होता है। और तब से मन में एक ललक थी कि जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी कर्म भूमि है, जहाँ मैं पैदा हुआ, और ईश्वर ने अगर मेरे को सक्षम बनाया है तो मैं इस नगर के उत्थान और विकास के लिए कुछ करूं। और तब से मैं नगर के उत्थान के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य करता रहा। उज्जैन दौलतगंज मिडिल स्कूल में मैंने एडमिशन ली, और छुट्टियों में जब उज्जैन बंडे से हम आते थे तो वर्षा ऋतु के अंदर यह हालत होती थी कि स्टेशन से घर तक आने के लिए इसकी पेड़ी पे चढ़े, उसके चढ़ाव पे चढ़े, उस पे चढ़े, घुटने घुटने कीचड़ रहता था। नागदा नगर में न सड़कें थी, न आवागमन के साधन थे, कुछ नहीं थे। पहली बार जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना तो मेरे मन में यही लालसा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो नागदा की जनता की चिर स्मृतियों में हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। और मैंने इस नागदा नगर के उत्थान और विकास के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य किया। नागदा के धरातल को मैंने इतनी मजबूती दी कि आज हमारा ये शहर गौरवान्वित होकर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के अंदर काउंट होता है। और मेरी लालसा हमेशा यही रही कि आने वाले समय के अंदर भी नगर का उत्थान और विकास हो। आपने वो समय भी देखा जब नागदा में लालटेन चौराहे पर लगाया करते थे, जब बिजली थी ही नहीं हमारे देश। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि कन्याशाला चौराहे पे जो कन्याशाला है या कस्टम का ऑफिस हुआ करता था, हमारे स्वर्गीय भटनागर जी उसमें कार्यरत थे। और शाम को ग्राम पंचायत का एक कर्मचारी आता था, एक लालटेन कस्टम एक्साइज के वहाँ लगा था, एक इस चौराहे पे डाकिये के यहाँ लगा था, एक पोस्ट ऑफिस के यहाँ लगा था, एक लकड़ी का खंबा, उस पे वो लालटेन, उसके अंदर एक दीपक रखा रहता था। आता था वो, कपड़े से पोंछा, थोड़ा सा घास लेट का एक उसके अंदर डाला और जला के 3 बत्ती चला जाता था। 1956-57 की बात होगी ये सब, जब वहीद भाई कुरैशी विधानसभा का चुनाव लड़े तो उन्होंने ग्रासिम से अनुरोध किया था, और ग्रासिम ने रेलवे स्टेशन से लगाकर पुलिस स्टेशन तक 4-5 पोल लगाकर उस पर एक 60-60 वाट का लैंप लगा दिया था। उसी की रोशनी नगर के अंदर रहती थी। टाट पट्टी पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे, कंडील और दीपक की लाइट के अंदर शाम को अध्ययन करते थे। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है। लेकिन वो समय भी इतना सुकून भरा था, क्योंकि
2 साल का ये कोरोना का जो कार्यकाल गया, इसने बहुत सारे लोगों को मजबूर कर दिया और कई हमारे नौजवान डिप्रेशन में चले गए। मैं आज उन सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, खास करके नागदा नगर की युवा पीढ़ी से, हमारे युवा दोस्तों से, हमारी युवा बहनों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर हौसला रखो, संघर्ष करने की क्षमता रखो, विषम से विषम परिस्थिति में लड़ने की क्षमता रखो और प्रयास करो। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो असंभव है। अगर समर्पण के साथ हम कार्य करेंगे तो हर असंभव को हम संभव बना सकते हैं। और जीवन तो ईश्वर की दी हुई अमूल्य निधि, उसको इस तरह से गंवाना कोई अच्छी चीज नहीं है। पत्रकारिता और साहित्य से आपका बहुत गहरा नाता रहा है। आप कलमकारों को भी संदेश देना चाहेंगे? और नागदा की जो पत्रकारिता है वो किस दिशा में चल रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पत्रकारिता से मेरा भी गहरा नाता रहा है। आपको ध्यान होगा, अपने दर्पण अखबार मैंने निकाला था और काफ़ी 2 साल 3 साल तक उसको चलाया। 700-800 प्रति उसकी नागदा नगर में ही बढ़ जाती थी। लेकिन एक बात मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि पत्रकारिता के जो मापदंड थे उनका कहीं न कहीं ह्रास हुआ है। मैं आज भी प्रातः 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लगाकर लगभग 15-17 समाचार पत्रों का अध्ययन करता हूँ। मेरी हॉबी रही, बरसों से कर रहा हूँ मैं। समाचार पत्रों में आने वाली जितनी भी हमारी खबरें हैं, नागदा की न्यूज़ है, उसके अंदर मैं देखता हूँ कि महत्वपूर्ण न्यूज़ों को कहीं एक कॉलम के अंदर थोड़ा सा स्पेस देकर सीमित कर दिया जाता है और जिन न्यूज़ों का पत्रकारिता जगत में अधिक महत्व नहीं होता उसको 2-2, 3-3 कॉलम में लगाकर प्रसारित किया जाता है। कोई अच्छी बात नहीं है। नागदा पत्रकारिता जगत के सारे लोग मेरे हैं, मेरे अनुज हैं, मेरे आत्मीय हैं। मैं कोई दोषारोपण नहीं, लेकिन मैं उनसे बहुत विनम्र शब्दों में एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, पत्रकारिता जगत में जो पत्रकारिता के आधार स्तंभ बनाए गए हैं, कम से कम उनका पालन करें। और हम प्रयास ये करें कि उज्जैन जिले में, हम मध्य प्रदेश की और देश की बात नहीं करते, पर उज्जैन जिले में नागदा की पत्रकारिता कहीं न कहीं अच्छे उदाहरण और अच्छे उद्देश्यों को लेकर सकारात्मक रूप से काम करके और अपना जिले में वर्चस्व स्थापित करें। आप 5 बार नागदा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। उस समय आपने नागदा नगर को अनेक सौगातें दी। अगर आपको और समय मिलता तो आप क्या करना चाहते नागदा के लिए? देखिए, मेरी लालसा तो शुरू से रही थी। मैंने अपनी मातृभूमि की बहुत सेवा करी है, कर्मभूमि की सेवा करी है। जब पहली बार मैंने नगर पालिका का चार्ज लिया तो नगर के अंदर कुछ भी नहीं थे, ना आवागमन के साधन थे, न रोड थी, न गलियां थी, न गटरें थी, न पेयजल की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं थे। लगातार मन में एक उमंग बनी रहती थी कि ईश्वर ने अगर मुझे यह अवसर प्रदान किया तो नागदा नगर के लिए कुछ करूँ मैं। जहाँ नगर के विकास के लिए मैंने कार्य किए। थावरचंद जी गहलोत वाला 2 नंबर का वार्ड ऐसा था कि घुटने घुटने कीचड़ में आदमी निकल नहीं पाता था, न चलने को पगडंडी थी, न रोड था। हमारे प्रकाश नगर का क्षेत्र ऐसा था कि हम ठीक से परिवारों के अंदर आ जा नहीं पाते थे। तब मैंने लक्ष्य बनाया था, भाई पूनम चंद गहलोत उस समय पार्षद हुआ करते थे मेरी परिषद के लोग मुझसे कहते थे कि भैया क्या आपको पूनम चंद गहलोत ही गहलोत दिखता है?
लेकिन मेरी सोच अलग थी। मुझे लगता था कि नागदा के अंदर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका सर्वप्रथम हम विकास करें और उस विकास से उस क्षेत्र की जनता को राहत मिले। इसी सोच पे मैंने काम करा। नागदा को सड़कों की सौगात दी, नागदा को गटरों की सौगात दी, नागदा को पेयजल की सौगात दी और दूर संचार केंद्र नागदा के अंदर नहीं था। हम हलो करके घंटे घुमाते थे और नंबर मांगते थे पोस्ट ऑफिस से, तब हम टेलीफोन पर बात कर पाते थे। एसटीडी की सुविधा नहीं थी। दूर संचार केंद्र की स्थापना मैंने करवाई, दूरदर्शन केंद्र की स्थापना मैंने करवाई। रेलवे के विकास के लिए माधवराव जी सिंधिया से कह के मैंने तमाम कार्य यहाँ पर करवाए। बस स्टैंड की दुकानें मैंने बनाई, नगर पालिका के सामने की दुकानें बनाई, जवार मार्ग की दुकानें बनाई और तमाम ये प्रयास करे कि हम व्यापार को स्थापित करने के लिए हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को रोजगार की कई जगह दें, ताकि उस रोजगार से वो अपना परिवार भी पाल सके और नागदा का विकास भी हो सके। तो अनेक ऐसी सौगातें हैं जो नागदा नगर के अंदर हमारा निसर्ग उद्यान, मुझे आज भी याद है कि मई का महीना था। हमारे तत्कालीन कमिश्नर महोदय का मेरे पास फोन आया कि जायसवाल जी, शासन की एक योजना निसर्ग उद्यान की, आप उसको साकार रूप देना चाहेंगे? मैंने कहा साहब, मेरे पास भूमि की कमी है, भूमि आप उपलब्ध करा दो, निसर्ग उद्यान में बना दूंगा। उन्होंने 24 घंटे के अंदर, मतलब मेरे द्वारा प्रस्तावित जहाँ निसर्ग उद्यान है, वो भूमि नगर पालिका को अलॉट कर दी। मैं मई के महीने में जुट गया उस निसर्ग उद्यान को बनाने में। और आज भी मुझे याद है कि मेरे कर्म की स्किन 2 बार उस गर्मी के अंदर जल के निकल गई और उसके बाद भी मैं लगा रहा। और 1 महीने में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मोतीलाल जी वोरा को बुलाकर कमिश्नर महोदय की स्थायी उपस्थिति में निसर्ग उद्यान का उद्घाटन कराया। और वो निसर्ग उद्यान आज भी मेरी देन है, जो बाद में हमारे साथियों ने अटल निसर्ग उद्यान कर लिया। चाहता तो मैं भी उस समय इंदिरा गांधी निसर्ग उद्यान बना सकता था, लेकिन निसर्ग का अपना एक महत्वपूर्ण था। पूरे प्रदेश के अंदर योजना चली थी निसर्ग उद्यान की, और इसलिए हमने उसको निसर्ग उद्यान भी रखा। आज भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अटल जी का मैं बहुत भक्त था। मैं इंदौर के अंदर राजवाड़े पे वो सभा लेने आए थे, मैं नागदा से स्पेशल उनके भाषण सुनने गया था, क्योंकि जब वो बोलते थे और उनके ललाट की जो चमक रहती थी, उनकी वाणी का जो ओज रहता था, उसका आज भी पूरे भारतवर्ष में कोई मुकाबला नहीं, किसी नेता के अंदर वो नहीं है। और आज भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में 1 वोट से जब उनकी सरकार गिरी, लोगों ने उनसे कहा बहुत सारे, 1 वोट बहुत मामूली बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। और सार्स राजनीति के अंदर वो उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज मील का पत्थर है। आज तो रोज समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, उस विधायक को खरीद लिया, उस सांसद को खरीद लिया, वो गवर्नमेंट गिरा दी, वो गिरा दी। राजनीति का स्तर गिरा है। अटल जी को आज भी मैं मानता हूँ। और नागदा में भी एक बार आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। स्टेशन के पास जो अपने राजेंद्र काठियाड़ वाला भवन है, वो हमारे समरमल जी का हुआ करता था, और वहाँ उन्होंने करीब आधा घंटा गुजारा था। बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है, लेकिन मैं अंतर्मन की गहराई से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आज राजनीति के अंदर कार्य कर रहे हैं,
या राजनीति में जिनकी लालसा है वो कम से कम अटल जी का एक उदाहरण अपने जीवन में उतारने का अवश्य प्रयास करें। अटल जी की बात की अपनी, मेरा सौभाग्य रहा तो जब नागदा में आए थे कांटेक्ट के वहाँ पर, तो मैं उनसे मिला था। और एक बार विदिशा जब वो चुनाव लड़े थे तो मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आए थे, तो सांची में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मेरे उनके चरण छुए थे। आज भी मुझे वो पल बराबर याद आता है। कोई मुकाबला नहीं साहब, मैं खुद भी ग्वालियर में 2 बार उनसे मिला। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस देश के अंदर किसी भी राजनेता से कोई मुकाबला आज की परिस्थिति में भी नहीं है। आप अखिल भारतीय जायसवाल सर्वग्रीव महासभा के संरक्षक भी हैं। अभी भी आपको एक सम्मान मिला है, हमारे दर्शकों को बताएं कि वो सम्मान क्या है और क्यों मिला। देखिए, जीवन के 50 वर्ष मैंने सामाजिक धरातल पर समाज के उत्थान और विकास के लिए काम किया। एक समय ये था कि हमारे समाज का नाम इतिहास की पृष्ठभूमि में कहीं भी नहीं था। उसका मूल कारण ये था कि हमारा समाज लगभग 172 वर्गों में बटा हुआ था। उस समय न रोटी व्यवहार था, न बेटी व्यवहार था। कहीं राजस्थान चले जाओ तो मालवीय लिखते थे, शाल लिखते थे, चौक से गुलहरे, शिवहरे, इस तरह के सरनेम हुआ करते थे। मैंने जीवन के 50 साल पूर्व पहले संकल्प लिया कि मैं सामाजिक उत्थान और विकास के लिए कार्य करूंगा। मेरा प्रयास सार्थक हुआ। आज देश के अंदर 10 करोड़ स्वजाति बंधु हमारे राजनीति में काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रमुख पदों पर है, सांसद है, विधायक है, मेयर है, नगर पालिका अध्यक्ष है, तमाम है। और इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली और मुझे लगा कि मेरे जीवन के 50 वर्ष का जो त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ मैंने काम किया वो सार्थक हो गया। जहाँ तक अभी मेरा सम्मान किया गया, जायसवाल रत्न की उपाधि मुझे दी गई, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे दिया गया, लेकिन वो मेरे लिए माने नहीं रखते हैं। आपकी खेलों में और कवि सम्मेलन में बहुत रुचि रही। मैंने देखा आपने पहले टेबल टेनिस की टेबल जो है बालक हायर सेकेंडरी स्कूल नागदा को दान करी थी। कवि सम्मेलन आपने कई करा है, कुछ हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं। देखिए, कवि सम्मेलनों से, क्योंकि साहित्यिक जगत में मेरी रुचि थी, कवि सम्मेलनों का मैंने नागदा में जितना आयोजन किया आज तक किसी ने किया भी नहीं होगा। तमाम देश के बड़े बड़े ख्याति प्राप्त कवि हमारी नागदा की मातृभूमि पर आ चुके हैं। हर साल हम एक दो कवि सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर कराते थे। बाल कवि बैरागी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, मेरे अच्छे साथी रहे, मेरे अच्छे मित्रों में से रहे, मेरे आदर्श भी रहे, और उन्हीं की प्रेरणा से हम कवि सम्मेलन यहाँ पर कराते थे। सुरेंद्र शर्मा और तमाम जितने भी देश के ख्याति प्राप्त कवि हैं सब लोग नागदा में आ गए। और जिस समय कवि सम्मेलन होता था, नागदा की जनता की अधिकांश जनता मतलब उस कवि सम्मेलन में उपस्थित रहती थी। हमें लगता था कि साहित्यिक जगत को स्थापित करने में हम कहीं न कहीं जो प्रयास कर रहे हैं वो आने वाले समय में सार्थक होंगे। और आज उसी की देन है कि नागदा में हमारे 50 कवि साथी नागदा के अंदर साहित्यिक जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहाँ खेलों का प्रश्न है, खेलों से मेरा बहुत लगाव था। बचपन में मैं भी वॉलीबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर रहा। मतलब नागदा के अंदर यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब चला करता था, एक बसंत स्पोर्ट्स क्लब हम लोगों ने बना लिया था। और जहाँ अभी रेलवे का मंदिर बना वहाँ हम लोगों का ग्राउंड था। चीखले साहब बड़नगर के हमारे गुरु थे, यहाँ बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के ज्ञाता थे, बहुत अच्छे वॉलीबॉल के प्लेयर थे।
भाई बेरू सिंह गुजर, अपने विधायक है भाई दिलीप गुजर के पिता मेरे अभिन्न मित्रों में से थे। उनका सिलेक्शन रेलवे, वेस्टर्न रेलवे में हो गया था वालीवाल में। और जो हमारी पूज्य दादी जी थी, भाई बेरू सिंह की दादी जी, वो उनको भेजने को तैयार नहीं थे। मुझे आज भी याद है कि दादी जी की मान मुनोल करके मैंने उनको समझाया, उनके हाथ पैर जोड़े, उनके पैर दबाए और बेरू सिंह को भिजवाया और मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा खिलाड़ी वो बना। सारे खेलों में मेरी रुचि थी। ग्रासिम के अंदर जब हायर सेकेंडरी में था तो शॉट पुट में मैं प्रथम आया, जेवलिन थ्रो में मैं प्रथम आया, 100 मीटर रिले रेस में मैं प्रथम आया। और वृद्धावस्था में भी चूंकि शरीर बना रहे, अपना तरोताजगार में टेबल टेनिस लगा रखी थी और खूब सालों तक खेला। अभी मन में आकांक्षा तो होती है, पर अब ईश्वर ने जितना समय दिया था और सदुपयोग हो गया वो मेरे लिए काफ़ी है और मैं संतुष्ट भी हूँ। आपने देखा मेरे कि धार्मिक भी आपकी बहुत भावना रहती है, धार्मिक क्षेत्र में आप कहीं कहीं जाते आते रहते हैं, अपने धार्मिक क्षेत्र में भी आप अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। नागदा का मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का मेला हो, शिवरात्रि का या फिर दशहरा उत्सव हो, दोनों आपके कार्यकाल में शुरू हुए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई अपने परिवार की तारीफ करना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे परिवार में धार्मिक आस्थाएं अटूट रही है। मुझे आज भी याद है नागदा का हनुमान मंदिर, सत्यनारायण भगवान का मंदिर, लक्कड़दास का मंदिर, अनेक ऐसे मंदिर थे जिनके करीब 15-20 वर्षों से बिजली के बिल मेरा परिवार भरा करता था। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर नागदा की बहुत प्राचीन धरोहर रहा है। किंवदंती तो ये भी थी कि लगभग 800 वर्षों से वो मंदिर है। मंदिर के जो वहाँ पुजारी हुआ करते थे, कुछ लोगों को ये भ्रांति थी कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के नीचे काफी धन गड़ा हुआ है, और उसी लालसा में कुछ लोगों ने महंत जी की हत्या कर दी, मंदिर को खोदा पीटा भी करा, जो भी परिस्थितियां रही है। तब से हमारे मन में लालसा थी कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए हम कुछ कार्य करें। परिवार का योगदान तो था ही सही, हमारे नरसिंह भाई सेठिया बहुत भक्त थे उनके, और भी लोग थे। हम लोगों ने प्रयास किया और जैसे तैसे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर को संवारने की कोशिश की। अभी भी मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से लगी हुई जो 8 बीघा जमीन है, जिसपे पानी की टंकी बनी, जिसपे शिवरात्रि का मेला लगा, वो मैंने ही अपने परिवार की ओर से क्रय करके और मुक्तेश्वर मंदिर को दान में दी थी। मतलब शिवरात्रि मेले की हम लोगों ने स्थापना करी, भाई नरसिंह जी सेठिया और हम लोगों के हाथ पैर जोड़ते थे। किसी चाय के ठेले वाले को, किसी बस्ती वाले को, किसी पूरे जान बेचने वाले को ले जाते थे और कोशिश करते थे कि शिवरात्रि पे मुक्तेश्वर महादेव का मेला लग जाए। मुश्किल से 1 दिन का मेला रहता था, थोड़े बहुत लोग आते जाते थे, मन को संतुष्टि नहीं होती थी। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना तो मैंने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के विकास की बात करी। तमाम मंदिर के पास हमने, जो हमारे वहाँ के पुजारी जी थे, आज तो उनका देवलोक गमन हो गया, उनके लिए हम लोगों ने निवास स्थान बनाया। इधर के बीच का सारा कच्चा तोड़ के हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करे और
आप ताज्जुब करेंगे, उस समय मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की ये स्थिति थी कि 200 फीट बाय 200 फीट की जगह भी नहीं थी। तमाम आसपास खाड़ियाँ हुआ करती थी। हम लोग हमारे परिवार से 1 महीने पहले ट्रक लगाते थे। पूरी वहाँ की ग्रासिम से हमने निवेदन किया था जितनी राख निकलती थी वो वहाँ डंप कर देते थे, और 1 महीने हम हमारे ट्रक लगा के प्रयास करके और मट्टी का भराव करके उसको समतल करते थे। इसे 10 साल 15 साल के प्रयास के बाद मुक्तेश्वर महादेव की स्थिति डेवलप हुई। 8 बीघा जमीन हम लोगों ने ये दी। मंदिर के जो अभी समाधि स्थल बना उसके पीछे के भराव सारे करे, इधर के भराव करे, और आज आत्मिक खुशी है कि हमने परिवार की ओर से बहुत कम राशि हमारे पास मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की समिति की थी। लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मेरे दिवंगत भाई छोटा जो चेतन स्वरूप जायसवाल दिवंगत हो गया, हम लोगों ने हमारे परिवार से लगाकर और उस मुक्तेश्वर महादेव का संगमरमर से बनाकर भव्य रूप दिया। और आज हजारों लोग वहाँ अपनी आस्था को लेकर भगवान के दर्शन करने आते। हमें बहुत उसकी आत्मसंतुष्टि है। मेरी दिली इच्छा है कि मुक्तेश्वर महादेव जैसा एक भव्य मंदिर में श्रीनाथ जी का नागदा के अंदर बनाऊं। वाह, बहुत बहुत सुंदर। और उसके लिए मेरा कार्य भी चल रहा है। मैंने ड्राइंग वगैरह भी बनाने को दे दी है। जो मंदिर के मूर्तिकार हैं उन लोगों से भी प्रयास चल रहा है। मंदिर के निर्माण का भी प्रयास चल रहा है। और यदि श्रीनाथ जी के चरणों में मेरी आस्था का कहीं न कहीं केंद्र स्थापित हुआ और उन्होंने मुझे शक्ति दी, तो निश्चित रूप से आने वाले 2-3 सालों के अंदर एक भव्य मंदिर में श्रीनाथ जी का नागदाम बना के नागदा की जनता को सौगात दूंगा। बहुत खुशी, बहुत खुशी कि आपकी राजनीतिक, साहित्यिक और धार्मिक यात्रा में परिवार का योगदान आप किस प्रकार देखते हैं? तमाम जवाबदारियों का निर्वाह करने के बाद भी मैंने साहित्य जगत के अंदर, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपने क्रियाशील को, अपने कार्यक्रम को बनने किया। और उसके लिए परिवार का सहयोग तो मुझे मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी धर्मपत्नी का मुझे मिला। क्योंकि शादी के 5-4 साल बाद से ही मैंने भारत में भटकना शुरू कर दिया था, और कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि महीने में 8 रोज, 10 रोज, 12 रोज बाहर नहीं रहो। लेकिन मुझे परिवार का भरपूर सहयोग मिला, छोटे भाइयों का सहयोग मिला। मेरे पिताजी जब दिवंगत हुए तो चेतन की उम्र मुश्किल से 16-17 साल की थी। प्रकाश पप्पू 10 साल का था। सारी जवाबदारी मुझ पर थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे शक्ति भी दी, सामर्थ्य भी दिया। मेरी सोच अपनी रही, नीति और सिद्धांतों के कारण जो ईमानदारी की मेरी सोच रही, मेरी धार्मिक आस्था रही, उसी का प्रतिफल है कि आज मैं साहित्यिक जगत के अंदर, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में कहीं न कहीं अपने को स्थापित कर पाया, अपने मूल्यों को स्थापित कर पाया। वर्तमान की जो परिस्थितियां चल रही, चाहे वो कोरोना की हो या राजनीति की हो, इस संबंध को एक नवीनतम कविता आपकी हम सुनना चाहेंगे दर्शक। कोरोना का कार्यकाल बहुत दुर्भाग्यशाली था, दुखदायी था इस नगर के लिए। तब मैंने एक रचना इस पे लिखी थी। रचना का शीर्षक है कोरोना की विदाई। इस सृष्टि का यह प्राकृतिक परिवेश संपूर्ण विश्व में आज छाया है। इस सृष्टि का यह प्राकृतिक परिवेश संपूर्ण विश्व में आज छाया है। सृष्टि सदा प्रकृति को जन्म देती है, किंतु चीन ने संपूर्ण विश्व में कोरोना फैलाया है। बहुत सही। आज कोरोना संकट की इस बेला पर देश का भविष्य प्रयासों से बचाना होगा। इस देश की पुण्य पावन धरा पर कोरोना रूपी इस रावण को जलाना होगा। जागो, आज अपने संकल्प और आस्था के दीपों को विश्वास और संयम की लाठी से जलाना होगा। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का परिचय देकर उसे वापस उसी की जन्मभूमि में दफनाना होगा।
बहुत सुंदर, बहुत कोरोना ने इस देश का बहुत नुकसान करा, भावी पीढ़ी का बहुत नुकसान करा, हमारे युवा साथी को और मातृशक्ति का बहुत नुकसान करा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि केंद्र शासन का भरपूर सहयोग रहा, मध्य प्रदेश शासन का भरपूर सहयोग रहा, देश के अंदर जितनी प्रादेशिक सरकारें थी उनका सहयोग रहा और सब लोगों के सहयोग से इस देश से हम कोरोना को भगाने के लिए कामयाब हो गए। देखिए, राजनीति में भी काम करते करते 50 साल से ज़्यादा मुझे हो गए, लेकिन जो पहले की राजनीति थी उसमें और आज जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले लोग राजनीति निस्वार्थ भाव से किया करते थे, आज की राजनीति में कहीं न कहीं निहित स्वार्थों का प्रवेश हो गया है और राजनीति में निहित स्वार्थ का जो प्रवेश हो उससे कहीं न कहीं राजनीति गंदी भी हो रही है। मन में विचारधारा आती है, कुछ चंद लाइनें मैंने लिखी थी, मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ, नागदा की जनता को समर्पित कर रहा हूँ। तो मेरी रचना का शीर्षक है राजनीति का जहर। देश की राजनीति में एक ऐसा जहर घुल रहा है, देश की राजनीति में एक ऐसा जहर घुल रहा है, देशद्रोह और दलित पर संसद में दंगल चल रहा है। हमने तो सांसद को स्वर्णिम भारत के लिए संसद में बिठाया है, हमने तो सांसद को स्वर्णिम भारत के लिए संसद में बिठाया है, उन्होंने निस्वार्थ के लिए इस देश को हर क्षण जलाया है। क्या शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान यूं ही चला जाएगा? क्या शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान यूं ही चला जाएगा? क्या गांधी के सपनों का भारत धरातल पर फिर लौट पाएगा? यह कुछ अहम प्रश्न है जो राजनीतिकों के मन में डोल रहे हैं और चिंतनशील के हृदय में आज ज्वाला से खोल रहे हैं। क्या राम की इस पावन भूमि में, मन में विचार आया, क्या राम की इस पावन भूमि में फिर से राम राज्य आ पाएगा, या यह देश हिमाचल से कन्याकुमारी तक यूं ही जलता चला जाएगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस देश की पावन धरा पर अगर बच्चियों का जन्म नहीं होता तो माता और मातृशक्ति हमें मिल नहीं सकती थी, और माता और मातृशक्ति अगर हमको नहीं मिलती तो आप सोचो, क्योंकि माता की ही कोख से जन्म लेकर मानव इस धरा पर आता है। वर्तमान परिस्थितियों में जब अखबार को हम खोलते थे तो देखते थे कोई अपनी बच्ची को झाड़ियों में फेंक गया, कोई कहाँ छोड़ गया, अकेला छोड़ गया। मन में विचार आता था और उस पर से एक रचना मैंने लिखी है। उस रचना का शीर्षक मैंने दिया है मूक किलकारी। मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। जब राह चलता राहगीर अचानक किलकारियों को सुन रुक जाता है, जब राह चलता राहगीर अचानक किलकारियों को सुन रुक जाता है, तब वो गहरी झाड़ियों के बीच कांटों पर किसी नवजात को पाता है। उसके अंतर्मन में उठ रही मानवीय ललक उसे सहायता केंद्र ले जाती है। अनेक घंटों की मेहनत के बाद आशा कार्यकर्ता नवजात का जीवन बचा पाती है। शास्त्रों और पुराणों में माँ का ममत्व सदा अमृत तुल्य कहलाता है। शास्त्रों और पुराणों में माँ का ममत्व सदा अमृत तुल्य कहलाता है, जो अनेक बार जन्म देकर हमें वापस इस धरा पर ले आता है। तो जन्म के तुरंत बाद ममतामय माँ नवजात को क्यों झाड़ियों में फेंक रही है? उसका क्या है दोष जो वो कांटों की चुभन सह रही है?
झाड़ियों से उठ रही मूक किलकारी, माँ मुझे भी इस दुनिया में जीना है, मेरा भी ये अधिकार इतना, मुझे आपके आंचल का दूध पीना है। बच्ची उस समय मूक रहती, बोल तो नहीं पाती, लेकिन उसकी भावनाओं को मैंने शब्दों में व्यक्त किया है। तब भी माँ का ममत्व तो जागता नहीं, वो उल्टे पांव लौट आती है। कैसी है ये निष्ठुरता, कैसा है ये अंधविश्वास, क्यों टूट रही है नवजात की जीने की ये पल पल की आस। रोज समाचार पत्रों में हम पढ़ रहे हैं और इस पे संक्षेप में मैंने जो भाव व्यक्त करे हैं, यदि माँ में साहस है उस नवजात को दुनिया में लाने का, तो उसे साहस दिखाना होगा अपने आंचल का दूध पिलाने का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आपने आदरणीय बड़े भैया से उनके विचार सुने, उनकी भावनाएं सुनी, राष्ट्र के प्रति, नागदा के प्रति आपकी क्या सोच है ये आपने देखा, और सारा सार निकाल के 4 पंक्तियों में आपको समर्पित करना चाहता हूँ कि ज्ञान के सागर हैं आप, उज्जवल छवि है आपकी। ज्ञान के सागर हैं आप, उज्जवल छवि है आपकी, और तोल कर फिर बोलना खासियत रही है आपकी। इतिहास से प्रसंग लेकर बातें करते ज्ञान की, और शब्द बोले सिद्ध हुए विद्वता में आपकी। शब्द बोले सिद्ध हुए विद्वता में आपकी। आपने बहुत अमूल्य समय निकाला हमारे लिए। मैं बालाजी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह थी बालाजी नेटवर्क की एक छोटी सी प्रस्तुति। दर्शकों, आपको फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर कभी मुलाकात कराएंगे। आपको एक प्रस्तुति कैसे लगी हमें जरूर बताएं। नागदा आज के लिए भाई कृष्णकांत जायसवाल, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक जी चौहान और मैं सुंदरलाल जोशी सूरज आपको पोंगल, नव वर्ष की, मकर संक्रांति की और लोहड़ी पर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।